तो चलिए शुरू करते हैं आज की डिबेट। भारत या इंडिया, वोट फॉर इंडिया या वोट फॉर भारत? सुखदर्शन जी, मेरा सवाल आपसे, क्या कहेंगे, वोट फॉर इंडिया या वोट फॉर भारत? यदि हम भारतवर्ष का पूरे पुरातन इतिहास देखें तो इसका नाम भारतवर्ष या भारत था। जब हिंदुस्तान में भारतवर्ष में ईस्ट कंपनी ऑफ इंडिया में आई, उसका नाम दोबारा सुन लीजिए, ईस्ट कंपनी ऑफ इंडिया में आके बिजनेस के लिए भारतवर्ष में आई, तो उसने अपने आप के इंडिया का नाम धीरे धीरे देना शुरू किया। और वो आखिर तक, मतलब आज तक, मतलब अभी तक, मतलब समझ लीजिए, चाहे 1947 से पहले या 1939 से बाद में, ज़्यादातर कुछ लोग भारत कहते हुए साउथ वाले इंडिया इंडिया ज़्यादा नाम चालू हो। लेकिन अभी मेरा तो मत यही है कि इसका नाम भारत ही होना चाहिए, कि भारतवर्ष की वजह से, भरत राजा की वजह से भारत रखेगा, वो ही नाम सबसे भारत। प्रमोद जी, कितना इत्तेफाक रखते हैं आप सुखदर्शन जी की बातों से? मैं सुखदर्शन जी की बातों से इत्तेफाक रखने न रखने की बात नहीं है। मैं भारत के संविधान से प्रभावित हूँ और मैं इससे भी सहमत हूँ कि इंडिया नाम ईस्ट इंडिया कंपनी ने रखा। ईस्ट इंडिया कंपनी अगर नाम आया है तो इसका मतलब उनके आने से पहले यहाँ इंडिया नाम रहा होगा, तभी तो ईस्ट इंडिया कंपनी हुआ। इंडिया इंग्लिश का वर्ड भी नहीं है, लैटिन वर्ड है। और पूरे विश्व में भारत का सौभाग्य रहा है कि इतिहास में व्यापार भारत का सभी पश्चिमी राष्ट्रों से, अरब राष्ट्रों से रहा है। आज से नहीं, महाभारत और महाभारत से पूर्व में तब भी वहाँ के लोग, सिंध देश के इधर रहने वाले लोगों को हिंदू इंडस बोलते। सिंध नदी का नाम दुनिया में इंडस है और इंडस से इंडस के पास रहने वाले लोग इंडिया कहलाए, इंडियन कहलाए। और जिस दिन बाबा साहब भारतीय संविधान का निर्माण हुआ संविधान सभा में, उसमें इस पर बहुत दिन, 4-5 दिन डिबेट हुई थी कि भारत का नाम, भारत का राष्ट्रीय ध्वज, भारत का राष्ट्रगान क्या रहे। उस बहस को उठा लें आप बहुत नया चैनल की यूट्यूब का आरंभ कर रहे हैं, पहले तो मुझे शुभकामनाएं आपको इसलिए देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। डिबेट में ये आया है, ऐसे नहीं क्या संविधान इंडिया जैसे कार्ड उठा रहे, ये प्रतिस्पर्धा की आवश्यकता कहाँ है? भारत और इंडिया दोनों नाम है। जब विपक्षी गठबंधन ने बंगलुरु में इंडिया नाम दे दिया, INDIA, तो देश के प्रधानमंत्री जी, देश के सत्तारूढ़ दल के नेता परेशान हो गए और उन्होंने कहा इसको भारत लिखेंगे, राष्ट्रपति भारत लिखो, अच्छी बात है। कौन कहता भारत ना लिखो? मेक इन इंडिया किसने दिया? मेक इन इंडिया किसने दिया? शाइनिंग इंडिया किसने दिया? किसी विपक्षी पार्टी ने नहीं दिया, भारतीय जनता पार्टी ने। आपने क्यों ये सब चीजें उस इंडिया गठबंधन से पहले क्यों नहीं की? और साफ नारा है, जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। तो हम तो भारत के साथ हैं, हम इंडिया के साथ हैं। और मैं तो कहता हूँ दोनों समान स्तर पर चल रहे हैं। भारत को आगे रखो, मैं सहमत हूँ देवी जी की बात से, भारत आगे रखो, लेकिन इंडिया भी ईस्ट इंडिया कंपनी का नवा नाम नहीं है। नहीं तो उस कंपनी के नाम में ईस्ट इंडिया क्यों होता? इसका मतलब इंडिया पहले रहा होगा, तभी तो इंडिया में व्यापार करने आने से लिए उन्होंने अपना नाम ईस्ट इंडिया कंपनी रखा। और अंग्रेजों की नेम नहीं है ये, इंग्लिश भाषा का भी वर्ड नहीं है ये, लैटिन का वर्ड है। इंडस नदी बोलते हैं सिंध को, और सिंध और गंगा ही हमारी पहचान थी। तो भारत में होना चाहिए और है संविधान में। मैं भारतवासी हूँ, अच्छा लगता है मुझे, मैं इंडियन हूँ, इसमें भी अच्छा लगता है, क्योंकि हमारे अटल जी रहे हों, मोदी जी रहे हों, शाइनिंग इंडिया, मेक इन इंडिया को मानने वाले लोग रहे हैं, तो कोई बुराई की बात नहीं। दोनों साइमल्टेनियसली चल रहे हैं, संविधान से चल रहे हैं, दोनों चलते रहे। हाँ, हम अगर इंडिया नाम बदल देंगे तो इधर पीछे हटते हैं। हो सकता है हम हिंदी में भारत नाम का भी कोई नाम ले आए, तो फिर हिंदुस्तान रखना पड़ेगा। इतना मैं मुश्किल में इन्हें डालने की परिस्थिति नहीं हूँ अपने लिए। चलिए, कांग्रेस के हमारे साथ योगेंद्र शर्मा जी जुड़े, वरिष्ठ कांग्रेसी हैं। आपने बड़ी एकदम से मुस्कुराहट दी जब प्रमोद त्यागी जी ने कहा, तो आपकी भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। आखिर मन में क्या चल रहा है आपके भी?
मेरा मानना तो यही है कि जो प्रमोद भाई साहब ने कहा, मैं उससे पूर्ण सहमत हूँ। लेकिन हमारे यहाँ लोकल भाषा में बाप को भाई जी भी कह दें, पिताजी भी कह दें, डैडी भी कह दें, इससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है। लेकिन इसके इतिहास में जाओ तो जो प्रमोद भाई साहब ने कहा लैटिन का शब्द है, और वहाँ से आज इसके नाम बदलने के पीछे कोई कारण, बल्कि मुख्य तो एक ही है कि पहले राजनीति और धर्म एक ही चीज के दो उद्देश्य हुआ, दया, धर्म, करुणा, प्रेम, गरीब लोगों की मदद करना, यही धर्म में था, यही राजनीति में था। अब दोनों चीजों का उद्देश्य उससे लगभग अलग होता जा रहा, और उसमें भी दो कारण हैं, एक राजनीति की विचारधारा, एक व्यक्ति की विचारधारा। तो हो सके हमारे बड़े माननीय जी की मजबूरी रही हो कि जो पार्टी की विचारधारा है उसी से मैं सहमत होना, लेकिन सच्चाई ये है कि हम उस जो हमारी अपनी जिम्मेदारी थी समाज के प्रति, उनसे हटकर ध्यान हटाने को कि हम इन नाम बदलने में और चीजों में ज्यादा उलझते चले गए ताकि लोगों का ध्यान रखें। सवाल ये है कि भी कुछ लोग हैं जो काम कर रहे, वो किसी भी दल में हो, मान लो नितिन गडकरी जी हैं, अच्छा काम कर रहे, पक्ष विपक्ष में कोई भी और आदमी अप्रिशिएट करेगा। हमारे यहाँ है, मान लो संजीव बालियान है, उसकी मेहनत है, रेलवे स्टेशन उसकी अपनी मेहनत का प्रयास है, मुजफ्फरनगर की जनता और पक्ष विपक्ष इस बात को अप्रिशिएट करता है। लेकिन कुछ लोगों को खाली धर्म के नाम पे ही काम करना, नाम बदल दिए सड़क के, इससे बहुत ज्यादा देश का, समाज का, मुजफ्फरनगर का, प्रदेश का बहुत ज्यादा भला होने वाला है। लेकिन पेट में तो आपने दर्द कर दिया ना, गठबंधन पहले बना लिया आपने, भाजपा परेशान, उसके बाद आपने अपने गठबंधन का नाम बदल के इंडिया कर लिया, अब भी भाजपा परेशान। तभी तो भारत और इंडिया के सामने ये एक भारत वर्सेस आपका ये इंडिया बन गया। इस पे क्या कहेंगे? मेरा मानना ये है, जब जब सत्ता में बहुत ज्यादा बहुमत मिला तो अहंकार, इसी हालात में से 77 में सारा विपक्ष इकट्ठा हुआ था और नतीजा ये हुआ था कि कांग्रेस धराशायी हो गई, और हमारे वरिष्ठ नेता जो नेशनल नहीं बल्कि इंटरनेशनल लीडर थी इंदिरा जी, वो भी बेचारी खा गई। आज लगभग वैसी स्थिति पैदा हुई, जब भी कोई सत्ता या शासन में तानाशाह हो जाए तब विपक्ष को या आम आदमी को खड़े होकर उसका विरोध करना है। चलिए जब तक आदमी दबागा, आम आदमी कहीं ना कहीं अपनी समस्याओं के लिए जागरूक होकर सड़क पर होगा, उसका साथ जो है विपक्ष दे या पक्ष दे कोई भी दे, तो वो सारी स्थिति 77 वाली अब लगभग रिपीट होने जाए। मेरा सवाल प्रमोद त्यागी जी से है कि जब तानाशाह कोई हो जाता है तो सत्ता का परिवर्तन होता है, धराशायी हो जाता है, तो क्या लग रहा है आपको भाजपा का 24 में क्या हाल देख रहे हैं आप? देखिए, मुझे किसी के प्रति को विशेषण देने का अधिकार तो नहीं है, लेकिन मैंने क्या जो पढ़ा है, चाहे रावण रहे हों, हर तरीके से शक्तिशाली, चाहे फिरौन रहे हों और फ्रैंको रहे हों, टीटो रहे हों, जो भी जिन्होंने जनतंत्र के साथ इस तरह का व्यवहार किया है, जनतंत्र में लोगों को, मुझे आश्चर्य है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी तो अपनी पार्टी के और अपने मंत्रिमंडल के लोगों को भी बराबर नहीं मानते। आप विदेश के राष्ट्राध्यक्षों से हमारे प्रधानमंत्री जी मिलते हैं तो बहुत नजदीक पूरी इलाके मिलते हैं। मैंने आज तक किसी कैबिनेट मिनिस्टर के उनको अपने बराबर चलते नहीं देखा। इसलिए जनतंत्र में विनम्रता चाहिए। एक मैं उदाहरण दूंगा, एक सेकंड आपको जरूर दूंगा। बाद के पहले प्रधानमंत्री के अपने जवाहरलाल नेहरू, मैं कभी कांग्रेसी नहीं रहा हूँ, मेरे पिताजी तो रहे, मैं कम्युनिस्ट था, तो चलती की पार्टी में आया कभी कांग्रेस में, लेकिन मैंने पढ़ा है उस वक्त उनकी जो व्यक्तित्व था, उनके समकक्ष कोई व्यक्ति देश में उनकी राजनीतिक पार्टी के पास नहीं था। 2050 में चले गए तो बहुत दिन तक नेहरू के विरोध में कोई समाचार पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो था नहीं, कुछ नहीं लिख पाता। तो खुद छदम नाम से जवाहरलाल जी अपने विरुद्ध लिख के भेज देते थे, छदम नाम से छपवा देते, उनके अहंकार ना हो जाए। तो देखिए, जिनमें विनम्रता होती है वही बड़े बनते हैं, और विनम्रता होनी चाहिए। जनतंत्र के लिए मूल मंत्र है व्यवहारिकता, विनम्रता और सबके साथ लेके चलना। नारा देखो सबका साथ सबका विकास, और व्यवहार में हम ना कर पाए
धर्मेंद्र मोहन गुप्ता जी हमारे समाचार संपादक जी जुड़े हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। गुप्ता जी, कहाँ देखते हैं आज की राजनीति कहाँ जा रही है? क्यों इस तरह के जो परिवर्तन करना चाहते हैं, परिवर्तन की एक धारा है उसको बहाना चाह रहे हैं, क्या क्या आपका कहना है? दीपक, मैं आपको अतीत में ले चलता हूँ। 14 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद ने इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पास किया। उसमें क्लियर कहा गया था, भारत दैट इज नाउ नोन एज इंडिया। उस समय समझौते पर हस्ताक्षर भी हुए। जब संसद की पहली बैठक 1949 में हुई तब उसमें इस पर वोटिंग हुई। एक प्रस्ताव आया कि इंडिया का नाम बदलकर भारत कर दिया जाए। और वो भी हुआ था 3 दिन में 3 दिन पहले कि इंडिया नाम रहे या भारत रहे। आर्गूमेंट्स भारत के पक्ष में भी आए थे, इंडिया के में भी आए थे, और तभी ये कह रहा है इंडिया दैट इज उसमें वोटिंग हुई। वोटिंग में 38 के मुकाबले 51 से वो प्रस्ताव गिर गया था नाम बदलने का। उसके बाद 2000 में सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं किया, टिप्पणी करने से मना कर दिया था। टिप्पणी करने से मना कर दिया। और 2014 में योगी आदित्यनाथ उस समय सांसद थे, उन्होंने सदन में प्रस्ताव रखा था, लेकिन तब भी इस पर कोई चर्चा नहीं हो पाई। तो जहाँ तक बात है वो कही है। प्रमोद जी, सवाल मेरा आपसे ही है। सवाल ये है, इंडिया और भारत की बात तो एक ही है, हम तो एक ही मानते हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर नाम बदला जाता है तो क्या परिवर्तन आप देख रहे हैं? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में तो स्थिति यह है कि अगर भारत ने अपने संविधान में परिवर्तन कर दिया और इंडिया शब्द को हटा दिया, भारत तो पहले से है, भारत नाम रखना ना रखना इररिलेवेंट है, भारत नाम तो है ही। अगर इंडिया शब्द को हटा दिया, वैसे प्रीम्बर में चेंज करना बहुत डिफिकल्ट है, संविधान में किस पॉइंट पर संशोधन करना, लेकिन अगर वो संभव हो गया तो दुनिया तो जो भारत करेगी उसको मान लेंगे, जो यूएनओ में प्रस्ताव भेजेंगे उसको स्वीकार कर लेंगे। वो बहस की बात है। भारत से तो किसी को दिक्कत है ही नहीं, भारत को नाम रहना चाहिए। इंडिया भी है, भारत भी है, जिसको भारत लिखना है नाम लिखो। तो शायद इंडिया किसने कहा, मेक इंडिया किसने कहा, ये तो इंडिया किसने कहा, वोट फॉर इंडिया किसने कहा? मैंने तो नहीं कहा, मेरी पार्टी ने तो नहीं कहा, मेरे गठबंधन ने तो नहीं कहा। माननीय प्रधानमंत्री जी की पार्टी ने कहा, क्यों कहा? अटल जी शीर्ष नेता थे, यानी इंडिया में चुनाव लड़े। और मैं कह रहा हूँ, जैसे पंडित जवाहरलाल जी का उदाहरण दिया, अटल जी का भी व्यक्तित्व मेरे मित्र बेदी जी भी सहमत होंगे, योगेंद्र जी सहमत होंगे, इस तरह का था कि विपक्ष का भी आदमी को अटल नहीं बोलता, अटल जी बोलता है। तो कुछ तो जो ये बात रही होगी अटल जी में कि आज भी पीछे भी लोग उनका सम्मान करते हैं, तो हमें अपने व्यवहार से अटल जी बनना चाहिए, अटल जी। बस मेरा यही है। मेरा सवाल अब सुदर्शन जी से है कि आज हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया या स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इंडियन नेवी और ये एयर इंडिया, इतने सारे संस्थान हैं जिसपे इंडिया 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 है, उसको हम भारत करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि संभव है। आप क्या कहेंगे इसमें? जैसे अभी धर्मेंद्र जी ने बताया आपके सामने कि 47 में जुलाई में और से पहले भी भारत के नाम आया, किसी कारण से वो वोटिंग में आए। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में भी ये बात आई, बोले ये बात कोई अब इनकी नहीं है, ये तो आप भी मान रहे हैं कि भारतवर्ष चाहते हैं शुरू से ही, जब से देश भाई आधार का परमिशन तो मिल गई नहीं जुलाई में। दर्शन जी, माफ करना, आपको बोल रहा हूँ, मैं पूछना चाहता हूँ, जब चुनाव आता है 2024 का चुनाव है, तो चुनाव से ठीक पहले ही गवर्नमेंट को ऐसा कदम क्यों उठाया? चुनाव से पहले आप बताओ कि ये गठबंधन जो था इसका नाम क्या था? UPA था। इन्होंने I.D.I.A. क्यों कहा? देखो, किसी किसी देश का नाम है, पार्टियों ने अपने नाम जो मर्जी रखे होंगे, जैसे आपकी चाहे हमारी पहले कांग्रेस का नाम ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था, भारतीय जनता पार्टी भी भारतीय ही है, आप ये ना समझो, उन्होंने सबने रखे नाम रखे। अब रखना था इनमें कुछ भी, जैसे भी था इनमें, ये कुछ भी कर सकते। इन्होंने देखा कि इंडिया का नाम बहुत उस समय, जैसे सभी लोग कह रहे, अभी भाई साहब भी कह रहे, आप लोग भी कह रहे कि
जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नाम है जी, और मेक इन इंडिया है जी, और ये इंडिया है जी, और सब जगह इंडिया है। तो इन्होंने देखा कि इंडिया इंडिया, और अब भारतीय जनता पार्टी के साथ इंडिया के चक्कर में भारतीय जनता पार्टी को सारी जनता को वोट दे दिए, तो इसलिए क्यों ना हम भी अपना नाम इंडिया रखें। राजनीति करिए ना, पहले ऐसी कच्ची या हल्की राजनीति नहीं होती। राजनीति का पार्ट तो मैं आपकी बात रोक के, हाँ जी 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 बताएं बिल्कुल। जब इन्होंने नाम रख दिया तो भाई हमारी सरकार है, हमारे पास मजबूती है, क्यों नहीं हम अपना भारत का नाम भारत हम रखेंगे, सब जगह बदलवाएंगे, जो बदलना जाएगा बदलेंगे ना, और जो रखना चाहे रखिए ना। यदि कोई आदमी अपना नाम नहीं बदलता ना बदले, लेकिन जब भारत 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 होगा तो लोग उसके पीछे, जनता भी भारत भारत के पीछे। प्रमोद त्यागी जी कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन मैं एक सवाल, जी जी प्रमोद त्यागी जी आप, हाँ प्रमोद त्यागी जी आप बताइए। उत्तर प्रदेश सरकार ने, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी इलाहाबाद का नाम बदल के प्रयास, मैं नहीं कह रहा हूँ, सत्य कह रहे हैं। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा नहीं, हम अपना नाम इलाहाबाद उच्च न्यायालय ही रखेंगे। ये तो संविधान में मैं नहीं समझ पाया, हमारे मित्र कह रहे हैं भारत रखो भारत कहो, कौन मना करता है? साइनिंग इंडिया क्यों कह देते, नहीं ये इंडिया क्यों कह, भारत के तुम पक्ष में हैं। हम तो कहते हैं जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया, पहले कहते हैं जुड़ेगा भारत, बाद में कहते हैं जीतेगा इंडिया। हम तो चाहते हैं भारत रखो भारत तो है ही, हमारा संविधान में नाम है, बदल क्या रहे आप? तो गठबंधन में तो बात आपने कह दी जी। मेरे मित्र ने कहा है कि यूपीए से बदल, जब यूपीए गठबंधन था, माननीय सोनिया गांधी जी अध्यक्ष थी, उसमें समाजवादी पार्टी नहीं, उसमें शिवसेना नहीं, उसमें नीतीश कुमार नहीं, उसमें ममता बनर्जी भी चली गई, उसमें आज जो 27 पार्टी हैं उसमें 5 और 6 पार्टी, लालू जी की पार्टी थी, शरद पवार जी की पार्टी थी, शायद और 2-3 पार्टी थी, उसमें लोग दल आज जो ये आए हैं 26 और 28 का दल, इन्होंने काम तय किया। आपने चलो हमारा इंडिया बनने देंगे, इंडिया तो बुलाना पड़ा, 14 के बाद कभी एनडीए की मीटिंग बुलाई हो क्या? ये तो बुलाना पड़ा, मोदी जी के आने के बाद कभी एनडीए की मीटिंग तो नहीं हुई। देखो हमने एनडीए के लोगों को बुलवा दिया, राजभर को भी बुलवा दिया, तो ये हमारी मुफ्त है इनके लिए। जुड़ेगा भारत यात्रा तो कांग्रेस ने शुरू करी, और जीतेगा इंडिया गठबंधन अब कहता आ रहा है। शर्मा जी को कहना चाहिए, राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की। ये तो आपने अब हालत और खस्ता कर दी। आपने बोल दिया जुड़ेगा भारत, वो यात्रा कांग्रेस ने शुरू कर दी। आप कह रहे हैं कि जीतेगा इंडिया, 2024 का चुनाव सामने आके खड़ा हो गया। सहयोगी पार्टी वही तो कह रहा हूँ, गठबंधन होंगे जी। अब मामला बदल गया है। अब INDIA में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस साथी हैं, बिल्कुल। साथी का बचाव तो करना पड़ेगा। वही ना, आपने शुरू करी यात्रा और आपने पूरे गठबंधन की जीत का फैसला कर दिया कि जीतेगा भारत, और 24 का चुनाव है, भाजपा के सामने समस्या खड़ी है, समाधान कैसे हो? देखो तो एक बात जी जी आप बताएं योगेंद्र जी। अंग्रेजों ने ही चलो नाम रखा, हमारे यहाँ फलों की शराब बनाई। अंग्रेजों ने 1760 में आते ही पहली दुकान शराब की कलकत्ता में खोली। 1 साल बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने उसका इंटरमीडिएट शराब बनाया। उसने कहा कि इंडियन को मैंने शराब का लगाया, मैंने क्या इनाम चाहिए? 1 दुकान हो। कलकत्ता में 5 साल में 350 दुकान खोली, और वो अल्कोहल की शराब आज हमारे देश का नाश करने पर लगी। अगर इतने ही आप अंग्रेजों के खिलाफ तो जो जहर वो हमें देगी, शराब का हो, चाय का हो, कॉफी, आप उसके खिलाफ भी विरोध करो। ये खाली राजनीति की लफाजीबाजी, शब्द बदलना, वो बदलना, और उसे 10 साल तक 20 साल तक आप विरोध में कोई बोल ना सके, उसके लिए मीडिया को मैनिपुलेट करके पप्पू कहना, वो कहना। आज वो जब खड़े हुए विरोध में सब लोग, तो आज पता लग गया कि हिंदुस्तान की कमजोरी क्या है, हिंदुस्तान की समस्या क्या है। आपकी भी तो सरकार थी, आपकी सरकार इतना बड़ा फैसला क्यों नहीं ले पाई? आपकी भी तो सरकार थी, आपकी सरकार ये फैसला क्यों नहीं ले पाई? देखो अच्छी बुरी जिसकी भी सरकार हो, नेहरू जी ने बहुत अच्छे काम करे, कुछ गलत भी हुए होंगे, हर एक के टाइम में कुछ ना कुछ अच्छे बुरे काम है, और मीडिया का काम है गलत काम है या विरोधियों का उंगली उठाना ताकि वो सुधार करे। जैसा प्रमोद भाई ने बताया, उसमें 1-2 उदाहरण और दूँ। नेहरू जी के टाइम में चिट्ठी मिली नेहरू जी को, फूलपुर से चुनाव लड़ते थे और लोहिया, सभी दलों की मीटिंग थी,
उसके बाद में नेहरू जी ने चिट्ठी रख ली और लोहिया जी को रोक दिया और उनसे निवेदन किया कि आपकी जो चिट्ठी लिखी ये मिली मुझे कि ऐसे ऐसे यहाँ पे ऐसे लिए शराब हुई, आप मेरा मार्गदर्शन करें कहाँ ये हुआ, तो मैं उसमें संशोधन। और नतीजा क्या हुआ, लोहिया जी ने उस सम्मान के बाद वो चिट्ठी वापस ले ली। हम अटल जी के, राजीव जी के समय में उनके बहुत सीनियर लीडरों के चरणों में बैठ के हमने ये सब चीजें देखी होती थी। हम उस पीढ़ी के लोग हैं जो एक दूसरे का सम्मान करना जानते हैं। जैसे आज 3 लोग बैठे, राजनीतिक विचारधारा भले ही अलग हो, हम एक दूसरे का बड़ों की छोटों की तरह सम्मान करते हैं। ये तो हमारे भारतवर्ष की संस्कृति है। लेकिन अब ये राजनीति में लगभग खत्म होता जा रहा है। मैं यहाँ बैठ के भी विपक्ष में जो अच्छे लोग हैं उनका सम्मान करता हूँ, तारीफ करता हूँ। ये नहीं कि उन्हें गाली देना ही मेरा धर्म हो। मेरा मानना यह है कि जब तक ये पुरानी परंपराएं, एक दूसरे के आदर्शों को स्वीकार करना, एक दूसरे की अच्छाई स्वीकार करना, जब तक ये दोबारा शुरू नहीं होगी तो राजनीति का प्रारूप और नीचे गिरता चला जाएगा। धर्मेंद्र मोहन गुप्ता जी, आप कुछ सवाल करना चाह रहे थे? पर मुझे सवाल आपसे, आप बड़े अधिवक्ता भी हैं, कानून की जानकारी हैं। सवाल ये है कि जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ हुई संभवतः वो सभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हुई, चाहे वो मोदी जी ने की हो, चाहे नेहरू जी ने की हो, या किसी ने भी की, तो उस पर क्या असर पड़ सकता है? देखिए, भारत में जो सिक्योरिटी काउंसिल सुरक्षा परिषद में मेंबर बनने के लिए अपना प्रस्ताव 10 बार से दिया, इंदिरा जी ने भी दिया, मुराद देसाई के टाइम में भी गया, अटल जी के टाइम में भी गया। मैं उसमें वर्तमान सरकार के बारे में बता रहा हूँ। वो प्रस्ताव भी इंडिया के नाम से मेरे मित्र बैठे हैं, बहुत पुराने मित्र हैं, मैं इनको व्यक्तिगत बहुत अच्छे हमारा संबंध है, लेकिन जिस राजनीतिक पार्टी में, उस राजनीतिक पार्टी से मैं सहमत नहीं हूँ। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप इंडियन प्राइम मिनिस्टर के रूप में 14 से आज 23 साल से भी ज़्यादा हो गए, 9.5 साल आपने इंडियन प्राइम मिनिस्टर के रूप में स्पीच दी। अब इंडिया बनने के बाद आप इंडोनेशिया के प्रधानमंत्री, भारत लिखो लिखो, भारत तो संविधान में है ही, पहले से लिखना चाहिए था। आपसे कैसे गलती होगी है, 14 से ही भारत लिखना चाहिए था जिस दिन आप प्रधानमंत्री बने। एक हमारे देवी जी ने एक बात रखी है कि संविधान कभी बहस हुई थी और 14 में भी रखा था जी, 20 में भी रखा था, वो रखा था, लेकिन क्या रखा था? आपने कानून की बात की है, जो एसएलपी सुप्रीम कोर्ट में दायर हुआ था इस संबंध में, वो एसएलपी सुप्रीम कोर्ट में क्या पेट हुआ उसका पेट ये हुआ कि ये संवैधानिक एसएलपी है ही नहीं। भारत तो पूर्ण संविधान में शब्द है, फिर कहाँ बात? हाँ, उसमें हिंदुस्तान बढ़ाना चाहते हो तुम तो बढ़ाओ, उसके लिए करो। भारत तो हमारे संविधान में जैसे इंडिया है ऐसे भारत है। ये बात संवैधानिक दृष्टि से भी, कानून की दृष्टि से भी है व्यवहारिक। हाँ, वोट की दृष्टि से ही मैं इंडिया टूटेगा, भारत जीतेगा, इंडिया कैसे कि हम इंडिया के खिलाफ हैं, तो बात के बाद ठीक है। हमारे सहयोगी दल आम आदमी पार्टी के नेता ने कहा कोई और नाम भी रखेंगे तो भारत होगा। मेरी ये सवाल अब आपको है, जब किसी जनपद का नाम बदला जाता है तो हजारों करोड़ रुपए नाम बदलने में खर्च हो जाते हैं। कागजी जो सामान होता है वो सब बदलने में खर्च हो जाते हैं। अब तो बात देश की हो रही है, इंडिया से भारत किया जा रहा है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बदला जाएगा, सारे कागजात बदले जाएंगे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को बदला जाएगा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के भी कह रहे थे। तो मेरे ख्याल से करीब जो अंदाजा लगाया गया है, केजरीवाल जी ने बताया है, उनका आकलन है कि करीब 16,500 करोड़ रुपए इसमें खर्च आ जाएगा सिर्फ कागजों को बदलने में। जहाँ भारत इंडिया लिखा हुआ है, भारत करने में कम से कम 16,500 करोड़ रुपए खर्च आए। जो नई करेंसी छपेगी वो तो नोटबंदी लाए जा रहे हैं, जो आप इलेक्शन इंडिया हटाना पड़ेगा। बिल्कुल, मैं बेदी जी, मेरा एक सवाल बेदी जी भी है जी जवाब दे दूं जी। जो पहला तो दीदी आपने भी चाहे रिजर्व बैंक दीजिया हो, चाहे स्टेट बैंक दीजिया हो, या कोई भी दीजिए, आप उनके जो भी पेपर डॉक्यूमेंट हैं
इंग्लिश में भी आपको मिल जाता है, यदि हिंदी में है तो भारतीय हाँ नहीं ऐसा नहीं है, ये सब चीज़ें लिखी जाती है। और होता क्या है जो आप बता रहे जो बड़े नेता हैं आप कुछ ही बोल देंगे कि 16,500 करोड़, भाई मुझे तो इस मामले में डिटेल में लगता ही नहीं, लेकिन कभी भी जब भी प्रिंटिंग होगी खर्चा तो जब भी होता होगा, एक बार तो हुआ खर्चा, या उनका आइटम खराब तो नहीं हुआ, जो भी अगला पेपर प्रिंट होगा वो तो होना है, खर्चा पहले भी होगा अब भी होगा। सर नोटबंदी करनी पड़ जाएगी ये तीसरी बार आपको, क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक को अगर आप बदलेंगे आपको नोट वापस लेने पड़ जाएंगे। जो आप कह रहे हैं कि उसमें भी हिंदी इंग्लिश दोनों है, उन्होंने दूसरी लैंग्वेज दी है, नहीं इंडियन शब्द तो फिर आपको हटाना पड़ेगा ना, विपक्ष हम हटा नहीं रहे, फिर आप गलत कह रहे हैं, हमने कहीं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हम भारत का नाम इंडिया के बदले भारत का ही करना चाहते हैं, जो पहले से 47 से लेकर क्या जैसे भाई साहब कह रहे हैं हमारे जो हमारे खास मित्र भी है और बहुत बड़े अपना वकील भी है और वक्तव्य भी बहुत अच्छे हैं, मैं तो इन चीज़ों में पढ़ता नहीं, लेकिन फिर भी मैं इन्हें बता रहा हूँ जब सुप्रीम कोर्ट में कोई केस किया जाता है, जब तक इसका रिजल्ट नहीं आ जाता हमारी पार्टी कभी भी उसके ऊपर कुछ नहीं करती, जब उसके बाद ही काम होगा। लेकिन जो कह रहे भारत जुड़ेगा इंडिया जीतेगा, ये तो बताएगा 24 चुनाव के बाद, ये तो जनता बताएगी कि कौन जीतेगा। वो तो दिख भी रहा है, वो तो दिख भी रहा है क्योंकि इलेक्शन से पहले ही नोटबंदी होती है। ऐसा है कि 8 नवंबर 2016 में नोटबंदी हुई, 16 में इलेक्शन था या 19 में था, 16 के बाद 19 में तो था, क्या एकदम साथ में आदमी समझ ही नहीं पाया। 3 साल हो गए, उसके बीच क्या थी? वो चुनाव से पहले 1-2 साल का फर्क दिया गया समझने के लिए, वो समझ गए थे कि बिगड़ जाएगा मामला। कोई सी भी सरकार रही हो, किसी भी पार्टी की, चाहे प्रदेश में रही हो चाहे वो सेंट्रल में रही हो, जब भी कोई सरकार होती है वो अपने कानून बनाती है। जैसे भाई साहब का कांग्रेस थी, कांग्रेस ने अपने इलेक्शनों में ऋण माफ कर दिया किसानों को। मैं हकीकत बता रहा हूँ कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में उस समय मेरे खान जी के हस्बैंड डॉक्टर चरण सिंह जी वो डायरेक्टर थे, तुमने मुझे बताया कि बहुत गलत कर रहे, इसका बहुत बड़ा नुकसान है, वो आग पे खराब कर रहे, लेकिन क्या है राजनीति, मतलब ऐसा नहीं कि ये दूर के धुले में है, हर पार्टी जिसकी सरकार होती है जो भी राजा रहा जो भी रहा उसने अपने नियम में बदलाव करा है और उसमें चाहे उसे बेकार मानते हैं आप मान लो ये वो तो करेगा, वो कुछ बड़ा करना है उसे थोड़ा अगली चीज के लिए करेगा काम। भाई इन्होंने गठबंधन में इकट्ठा करा INDA नाम रख दिया, भारत रख दिया, भाई इन्हें इस बात में क्या कल को भारत रख दिया तो कल का कल देखें, आज तुम कल के सोचने ऑप्शन है अभी, हिंदुस्तान बाकी है। क्या NDA इंडिया करने जा रहा था? खाली हिंदुओं के साथ हमारे प्रधानमंत्री जी सबका साथ सबको ले गए। आज ये बताओ कोरोना का वैक्सीन लगा, क्या मुसलमानों को नहीं लगा? जबकि मुसलमान के खिलाफ सारी कर रहे, क्या उन्हें राशन नहीं दिया कोरोना के टाइम में, या भी कुछ क्या चीज नहीं दी उन्हें प्रधानमंत्री ने कोई भी योजना है नहीं मिली। ऐसा नहीं है, जो भी राजा रहते को सबका करना पड़ेगा, नहीं करेगा तो 40 करोड़ आदमी नहीं करेगा तो बहुत जल्दी चलेगा। यदि ये ऐसा ना करते तो 2014 के बाद 19 में जीतते, जब भी कहते हैं 19 में कोई चीज नहीं हुई, अब 24 में भी हम हर हालत में जीतेंगे, ये बात हम जीतने के बाद। यूपीए ने इंडिया कर दिया, क्या NDA इंडिया करना चाह रहा था जो इतनी खलबली मची हुई भाजपा में? ऐसा जी मैं इतनी बड़ी बात ना होता, मुझे अपनी बारे में बता, मैं जितना ज्ञान रखता हूँ उसी बात बोलता हूँ, तो मैं कोई बहुत बड़ा उनका वक्ता नहीं हूँ, प्रवक्ता नहीं, ये हमारे प्रमोद जी तो प्रवक्ता है। चलिए मैं ना मैं कभी ऐसे पहुँच रही संगठन कि मैं कह दूँ, लेकिन इतना जरूर है कि मैं इसमें कोई शब्द नहीं है, मैं इसी बात को मानता हूँ भाई साहब की वीरेंद्र शर्मा जी की एक बात को मानता हूँ, जो राजनीति का क्षेत्र है वो बहुत विशेष। चलिए प्रमोद त्यागी जी से सवाल कर लेते हैं यही वाला। सारी पार्टियों का एक नहीं जी मैं सबका बिल्कुल, क्योंकि सबका क्या और कार्यकर्ता तो वही है, आज पर कोई भाजपा में है, कल वो सपा में है, कल कांग्रेस में है, जिसकी सरकार आ जाए आते ज्यादा तो वही भाग तो है तो वही लोग सब। और उन्होंने अपना घेर दिया, किसी टाइम पे जो अटल जी का नाम ले रहे हैं या इंदिरा गांधी जी का नाम ले रहे हैं या कोई भी है,
जो सनातन है वो लोग अच्छे थे, अच्छे रहेंगे, और जो उन पे चलेगा उनको बाद में याद किया जाएगा, जो नहीं रहेगा उसे कोई याद नहीं करेगा। चलिए प्रमोद त्यागी जी से सवाल कर लेता हूँ। ये जहाँ हैं आज भी वहीं हैं, तो सवाल वही त्यागी जी कि क्या एनडीए इंडिया करना चाह रहा था और मौका नहीं मिल पाया इसलिए बौखलाहट है? देखिए क्या करना चाह रहा था ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन बौखलाहट तो है। और बौखलाहट क्योंकि इंडिया नाम आने के बाद ममता जी का एक बयान आपने सुना होगा, नेक्स्ट इंडिया की घोषणा के बाद, कि अब इंडिया को हराएंगे, कैसे कह पाएंगे मोदी। उन्होंने शाम को ही इस तरह का बयान दिया जो भारतीय प्रधानमंत्री जी को, सबसे प्रधानमंत्री ने कहा कि इंडिया थी, मतलब वो ये की बातें सबकी मैंने सोच नहीं कहा, इन्होंने भी नहीं कहा, इन्होंने आज भी नहीं कहा, जो बैंक ऑफ इंडिया नहीं कहा, बहुत चीजें हैं, अपने नारे नहीं कहा, नहीं इंडिया इंडिया। आपने दो तीन ऐसे नाम लिए, प्रधानमंत्री जी का बहुत बड़ा पद है, हमारे 140 करोड़ लोगों को प्रतिनिधि हैं, प्रधानमंत्री हमारे, उनको तो थोड़े उस तरह का व्यक्तित्व होना चाहिए। और अभी एक आपने बात पूछ रही थी पार्लियामेंट में, उस बात एक बहस मेरे ध्यान आ गई। एक बार डॉक्टर लोहिया ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को पूछा, इतने दिन की बेटी थी श्वेतला, उन्होंने राजा दिनेश सिंह के चाचा से शादी कर, जो काली कंकर के राजा थे, तो विदेश मंत्री रहे भारत के दिनेश सिंह जी। तो लोहिया जी ने पार्लियामेंट में जवाहरलाल जी ने कहा कि आप श्वेतलाना को इंडियन सिटीजनशिप हैं, जिससे पति पत्नी इकट्ठा रह सके। तो उन्हीं दिनों तारकेश्वरी सन्ना जवाहरलाल जी की मिनिस्ट्री में बड़ी सुंदर महिला, उन्होंने कहा लोहिया जी अविवाहित थे, उन्होंने कहा डॉक्टर लोहिया आप तो अविवाहित हैं, आपको पति पत्नी के संबंधों का कैसे पता? तो लोहिया जी आज जवाब से बोला तारकेश्वरी जी आपने हमें कभी मौका ही नहीं किया, तो क्या बता। तो कैसी बहस थी, वो भी हम पढ़े, जवाहरलाल जी हम पढ़े, सब पढ़े। आज पार्लियामेंट में ये स्थिति नहीं है कि मोदी जी आए, उनकी पार्टी या कोई मिनिस्टर उठ कर ले, तो बात क्या है, ये जनतंत्र के लिए अच्छा था नहीं। जनतंत्र में तो व्यक्तित्व की विशालता होनी चाहिए, बहुत जैसे कह रहे थे बहुत विनम्रता होनी चाहिए, सम्मान तभी मिलता है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम को क्यों कहा गया कि उन्होंने माता पिता का भी सम्मान किया, उस माता की बेटी का भी किया, और जो मिले उनको ही सम्मान कर देखा। इसलिए आज लाखों साल बाद भी राम हैं, रहेंगे, तो हमें रावण नहीं बनना चाहिए, हमें राम बनना चाहिए। धर्मेंद्र मोहन गुप्ता जी क्या कहेंगे, क्योंकि सवाल ये है कि वोट फॉर इंडिया या वोट फॉर भारत, आम जनता भी इस समय उलझी हुई है। देखिए दीपक, पुरानी कहावत है, नाम में क्या रखा है, वो इंडिया हो या भारत हो, काम में कुछ रखा है। जनता की बहुत सारी मांगे हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं, तो इन सब पे फोकस किया जाए, नाम पे फोकस ना करने के बजाय, और किसी भी चीज़ को मार्केटिंग से बच के चलना चाहिए। एक दिन प्रधानमंत्री जी का बयान आया कि इसका नाम भारत किया जा सकता है, बयान भी क्या आया, वो प्रेसिडेंट ऑफ भारत, ठीक है ना, प्राइम मिनिस्टर भारत पहले तो G20 का जो इन्विटेशन था उसपे पहली बार जो आया, उसके बाद से हलचल बच गई। इसकी मार्केटिंग ऐसे हो गई जैसे कि पता नहीं क्या हो रहा है। इस मार्केटिंग से बचकर सबकी सलाह से करना तो संसद को, जो संसद तय करेगी होना वो, किसी के कहने या कहने से कुछ नहीं हो सकता। और जहाँ तक संख्या बल की बात है वो पूरी तरह भाजपा के पास है, वो कुछ नहीं कर सकते। नाम बदलने की बात है, नाम बदल सकते हैं। वो भी मैं संख्या बल से भी सहमत नहीं। भारत के सिंबल में ये है इंडिया रेडी साल भारत, और उसको जो संविधान संशोधन सिस्टम के लिए होगा, मुझे उससे भी सहमत होंगे, उसके लिए लोकसभा से अकेले कुछ नहीं होने जा रहा है, राज्यसभा से भी पास कराना पड़ेगा 2/3 बहुमत, 2/3 बहुमत से। और राज्यसभा में 2/3 छोड़िए, नवीन पटनायक के भी सामने आप चुनाव लड़ने जा रहे हो, लेकिन मोहन रेड्डी के सामने भी चुनाव लड़ने जा रहे हैं आंध्रा में, आप भारतीय जनता पार्टी, शायद उनका सामान्य समर्थन भी ना मिल पाए। टीडीपी वाले नायडू जी भी जेल हुआ है, टीडीपी जेल हुआ है, 2/3 समर्थन राज्यसभा में आपको कैसे मिलेगा? उसके बाद सिंबल में जो भी आप
अमेंडमेंट चाहते हैं। जहाँ तक मेरी जानकारी है, हो सकता है मैं गलत तो नहीं हूँ, लेकिन मैं अधिकारी संविधान का अधिवक्ता नहीं हूँ। देश की जो दिया है विधानसभाओं को भी पास करा, ऐसा है संविधान में, ऐसा है। सिंबल में संशोधन होगा। आप इंडिया हटाने जा रहे ना, भारत तो आज भी है। मैं कई बार रिपीटेडली कह चुका हूँ, भारत तो आज भी नाम है हमारा। चलिए तीनों से अब आखिरी सवाल कर लेता हूँ, एक एक बारी बारी से। समस्या पार्टियों में नहीं है, समस्या राजनेताओं के बीच में है, पैदा हो गई है नाम को लेकर, भारत या इंडिया, वोट फॉर इंडिया या वोट फॉर भारत। अब समस्या जो है, सवाल जो है आम जनता के बीच में ये है कि अगर भारतीय स्टेट बैंक, जिसको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कहा जाता है, अगर उसका नाम परिवर्तन किया जाएगा और नोटों पे से अगर इंडिया शब्द हटाया जाएगा, भारत शब्द लाया जाएगा, स्टेट बैंक ऑफ भारत लाया जाएगा, तो नोटबंदी हो जाएगी। मैं आपको correct जी। करता हूँ। भारतीय स्टेट बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सॉरी माफ कीजिएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में से अगर रिजर्व बैंक ऑफ भारत करा जाएगा तो आम जनता की जेबों में जो नोट हैं उनको उसी कगार पे लाके खड़ा कर देंगे, जो अब से कई वर्ष पहले लाइनों में लगे हुए थे और दिखाई दे रहे थे कि बस किसी तरह से एक नोट मिल जाए और वो घर पर अपने राशन की व्यवस्था कर ले। तो मेरा सबसे पहला सवाल योगेंद्र शर्मा जी आपसे है, आपकी सरकारों में भी बड़े बड़े डिसीजन लिए गए हैं, अगर ऐसा होता है तो आम जनता की समस्या कितनी बढ़ जाएगी, इसका समाधान क्या है? मेरा मानना ये है, मैं बेटी जी की बात से पूर्ण सहमत हूँ कि जब देश की सरकार आई, उसने ये नहीं देखा जनता का क्या होगा और देश पर कितना भार पड़ा। मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। जी। देश आजाद होने से पहले एक वायदा हुआ था कि गो हत्या पूर्ण बंद हो। 1952 में एक प्रस्ताव आया लोकसभा में, माननीय महावीर त्यागी जी निर्दलीय लड़ते थे, वो उन्होंने प्रस्ताव रखा जी। उस समय शायद ओम प्रकाश त्यागी लड़ते हुए निर्दलीय उन्होंने सोनीपत से वो साथ थे, प्रकाश जी उन्होंने साथ रखा और कांग्रेस की सरकार थी, वो पास नहीं हो पाई। उसके बाद अटल जी ने वो प्रस्ताव रखा, उनको हत्या बंद होने का। ममता जी सहयोगी सरकार में थी, ममता जी ने विरोध करा, नहीं हो पाया। ये 9 साल से गौ माता गा रहे, उनकी कोई हिम्मत नहीं हुई आज तक प्रस्ताव मिलाने लोकसभा में। तो जनता की, हिंदुओं की, समाज की, देश की भावनाएं क्या कहेंगी, उन पर कितना बोझ पड़ेगा। इस बात को अगर सत्ता पक्ष के लोग समझना सोचना शुरू करते हैं तो आम जनता अब तक देश की बहुत राहत में पहुंच सकती है, जो आज तक देखने जा रहा है। मेरा मानना यह है, मैं बेटी जी से पूर्ण सहमत हूँ कि जो सरकार में आए उन्होंने सबने काम किए, कुछ गलत हुए कुछ सही हुए, तो ये काम भी मेरा मानना यह है कि बहुत अच्छा इसका प्रभाव नहीं पड़ा। प्रमोद त्यागी जी आपसे मेरा सवाल है आखिरी कि अगर आपने कुछ किया ही नहीं है तो 24 के चुनाव में आप जीतने का दावा कैसे कर रहे हैं? हमने मेरा सवाल आपसे है, जो पार्टी भाजपा दावा कर रही है, देखिए भारतीय जनता पार्टी के जहाँ तक दावे की बात है, आजादी स्वतंत्र बोलने का अधिकार संविधान ने हमें दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने आज जो सरकार के 3-4 मुख्य काम होते हैं, उनमें एक भी काम रोजगार देने का कहा था आपने। 2014 के चुनाव से पहले मोदी जी ने जो उनका वक्तव्य सबसे पहला हैदराबाद में हुआ था, कैंडिडेट घोषित होने के बाद पहला उनका पब्लिक मीटिंग हैदराबाद में जो आप लोगों ने किया, वहीं उन्होंने कहा था कि मैं कितने करोड़ को रोजगार दूंगा। आप आके लोग सबके पास गूगल, आपने कहा था महंगाई कंट्रोल करो। आज मैं दुख के साथ कहता हूँ, आप तो व्यवसाय भी हमारे, आप मुझसे बेहतर जानते हैं किसानों को की जो एशिया की पहली 10 ट्रेन की हैं, उनमें भारत नहीं थी। जिस वक्त हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री होने, ये भी आप आंख कनेक्ट कर लेना, प्रति व्यक्ति हम पर जो अंतरराष्ट्रीय कर्ज था वो 52,000 प्रति व्यक्ति था, 52,000। आज 1,32,000 कर्ज है भारत है। आप वो चीज बता दें जो मोदी जी की सरकार में हुई। आप कहते 370 खत्म कर दिया, आप कहते हो कि केंद्र शासित प्रदेश कर दिया। अब मैं कह रहा हूँ, आज मैं दोस्त नहीं हूँ, परसों से सेशन हो रहा है, कश्मीर के 71 घोषणा होगी,
ये केंद्र शासित प्रदेश की एक प्रदेश बना है जम्मू कश्मीर। इतने के लिए थे सर, क्योंकि उस दिन इंडिया की मीटिंग थी, मैं डाउन करना था प्रेस में, देख लेना। एक G20 क्या है, नाम से कर्म से ना, अगली बार ब्राजील का नंबर 1 से पहले इंडोनेशिया का था। हर देश, और क्या हुआ, प्रेस क्यों नहीं संबोधित की माननीय मोदी जी ने, क्या कहा बाइडेन ने वियतनाम जाके। मैं नहीं कह रहा हूँ, आप भी कह रहे हैं, आप प्रेस के आदमी हैं, यहाँ से बाइडेन वियतनाम गए, क्या कहा वियतनाम जाकर के उन्होंने, इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने प्रेस अलाउ नहीं की। मैं आपके सामने सारी चीजें रखा हूँ, यहाँ धर्म की समानता नहीं है, यहाँ व्यक्ति बोलने का अधिकार नहीं है, डेमोक्रेसी तरह से पड़ेगी। आप देखें G20 की उपलब्धि को, तो आप आज आर्थिक रूप से बहुत कमजोर हैं, बहुत कमजोर, 80 करोड़, वो तो आप कह रहे हैं हम गेहूं चावल दे रहे हैं, इसका मतलब 80 करोड़ तो आपकी 10 लोग की लायक भी नहीं इंडिया में। 80 करोड़ लोगों कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, भारतीय प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय JP नड्डा जी कह रहे हैं, हमारे खाद्य मंत्री नरेंद्र तोमर जी कह रहे हैं कि 80 करोड़ लोगों को हम खाना में दे रहे हैं, ये सब लोगों को खाने की स्थिति मिली नहीं अभी तक। आप आश्चर्य है कि लोकसभा में ऐसी बात प्रधानमंत्री जी ने कह दी और उनके कैबिनेट मिनिस्टर और ताली बजाते रहे। इसके बाद मैं साधारण सा व्यक्ति, मेरे पास रिपोर्ट है कि 70% उन्होंने गलत बयान दिया। चलो उस बात पर नहीं जाता, आपका डिबेट भी उस पर नहीं है, बस मेरा तो ये कहना है कि काम के नाम पर वो प्रधानमंत्री जी मांगे, भारतीय जनता पार्टी मांगे, जनता उन्हें उस पर जिताते हैं, हमको अच्छा है। लेकिन केवल छोटे नामों पर आप अगर वोट मांगेंगे, मुझे नहीं लगता भारतीय जनता कितना कमजोर है। 2024 में जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। सुखदर्शन जी, आपसे सवाल है कि नोटबंदी आपने दी, महंगाई आपके दौर में जो सिलेंडर की आप मांग कर रहे थे कि हमने फ्री सिलेंडर बंटवा दिए, वो सिलेंडरों की कीमत आपने बहुत ऊपर तक बढ़ा दी, और अब तो नया आरोप लग गया कि 80 करोड़ लोगों को आपने रोटी दी है। जब आपके नेता कह रहे हैं तो यानी कि मान लिया जाए 140 करोड़ में से 80 करोड़ गरीब, भूखे प्यासे, जिनको रोटी चाहिए, तो अब आगे क्या देना चाह रहे हैं आप? क्या भूखमरी 2014 से आई है? आप बताइए कि जो भूखे लोग थे 2014 से है, भारतीय जनता पार्टी के राज से भूखमरी आई है। ये भूखमरी पीछे चली आ रही है, इस देश में अब भूखमरी नहीं हुई है। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं, जो हमारे प्रमोद जी कह रहे हैं, आप एक बहुत बताइए, आप मुझे बहुत प्रैक्टिकल बताइए, इस देश में पॉपुलेशन कितनी बढ़ रही है? आप स्वतंत्र हैं, आप कानून ले आइए। मेरी बात है, मैं जी नहीं हूं ना, जी तो जी ये तो बड़े लोग देखते हैं, बड़े हमारे लोग देखते हैं। चलो, पॉपुलेशन जब ज़्यादा होगी उसे कंट्रोल हर कार्य को, चाहे वो भोजन हो, चाहे रहने की व्यवस्था हो, चाहे कुछ हो, चाहे चल रही हो, कैसे करेंगे? अभी भाई साहब कह रहे हैं कोरोना ने पूरे वर्ल्ड में, विश्व में कड़ाई हुई है। यहाँ मैं ज़्यादा लंबा नहीं जाता हूँ, मैं विवेकानंद के बारे में कहता हूँ, यहाँ कोई भी एक भी इंसान दूसरे से नहीं रहा, और ये कह सकता हूँ भारत में भी भूखमरी से कोई नहीं है। भले ही सरकार ने करी हो, भले ही प्राइवेट लोगों ने करी हो, भले ही नागरिकों ने हेल्प करी हो, सब ने करी है, कोई भूखमरी नहीं। भाई आप जो कह रहे हैं कि भाई सरकारी नौकरी, कोई सरकारी नौकरी लिमिटेड है, कोई है ही नहीं कि सरकारी नौकरी में बढ़ा दें, ना कोई बढ़ा सकता है एकदम सरकारी नौकरी। तो बेरोजगारी जो बंद किया है आपने, बेरोजगारी के लिए जो इन्होंने देखने को लिया बताया, या आप अपना काम करो, व्यवसाय करो, उसके लिए इन्होंने ऋण दिया बिना इंटरेस्ट के, 10,000 50,000, फेरी वाले को दिया, रिक्शा वाले को दिया, उनको रोटी के लिए मिलते हैं। सिर्फ जो ये कह रहे राशन को इसलिए फ्री देते हुए कि जितनी हेल्प हो सकती है भारत सरकार से या उत्तर प्रदेश सरकार से, वो नागरिक को हेल्प मिले, और एक दूसरे किसानों के ऊपर महंगा पड़े। मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ कि मेरा महीना का इस तरह व्यवसाय है। 2017 से पहले जो 18 लाख किसान के मुझे बने, मैं पूरे देश की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ मुझे बने कर रहा हूँ, और जो आज है बहुत बेहतर है।
उसके कारण भी है, ऐसा नहीं है। मैं कारण बताऊंगा, बिना कारण कुछ नहीं होगा। एक किसान को क्या चीज की जरूरत पड़ती है? जमीन उसकी अपनी है, जमीन के बाद उसे क्या चीज चाहिए? खाद बीज नहीं, सबसे पहले क्या चाहिए? सबसे पहले प्रोवाइड करेगा, खेत क्या करेगा? जोतने के लिए उन्हें इंप्लीमेंट दी, छूट देती है। उन्होंने टैक्सपेयर भी कुछ परसेंट है, वो थोड़ी जब एक साल में 25, 30, 40 तो वो बनाकर 80% तक हेल्प करी। दूसरी क्या चीज़ है? बीज भी उन्होंने बढ़िया करा के बीज बढ़िया दिए। उसका उदाहरण गन्ना, जो 17 से पहले या 16 से पहले गन्ना एक खेत में एक बीघे में 40, 45, 50 कुंटल होता था, वो 70-80 कुंटल आया। आगे चल के हो गए ठीक हुई। पानी बिजली नहीं पूरी प्रदेश में, बिजली पूरी आने के गाँव में 18 घंटे आने में जिन्होंने 15 जनरेटर ले लिए, क्योंकि हमारे भाई साहब की बहुत बड़े बात कर रहे हैं, इनका भी जनरेटर आया है। इन्होंने भी खेती में जनरेटर होता है, खेती के लिए आज तक के सब इसमें किराए पर पड़े हैं सब। अगला देख लीजिए, मैं बिजली आपको दी, मतलब हर चीज़ की सहूलियत, मतलब कोई भी गन्ने की कीमत 17 से पहले मैं इनको बता रहा हूँ। मैं एक घटाना है मिल को छोड़ के, एक मिल को मैं छोड़ूंगा, मैं आप भी कह रहा हूँ, क्योंकि वो उसे छोड़ गए। पहले क्या था, वो इनके क्षेत्र की है। नहीं, मेरे तो बहुत कुछ है। एक ही बात 2.5-3 था, मैं ट्रेनिंग में मेरे साथ ट्रेनिंग के लिए, क्योंकि मुझे क्यों पता है ट्रैक्टर मेरे 17 से पहले 15%, 20% नगद बिकती थी, और 18 के बाद 17 नहीं 18 के बाद मेरे 40 से 50% नगद बिक रहे। और ट्रैक्टर की सेल पहले से आज 60% जा रहा है, और कैश में जा रहा है। तुम्हें कैसे नहीं मानना खुदा? ये मैं प्रैक्टिकल जो है ना व्यवसाय के ऊपर। इस सरकार के आने के बाद मुझे लग रहा है, आपकी बातों से जो मैंने अब तक महसूस किया, कि जो उद्योगपति हैं उनमें कहीं ना कहीं उनकी ये अर्निंग में कह लीजिए, या उनके व्यवसाय में जो पहले प्रभाव नहीं था, जो ऊंचाई नहीं थी, एक ग्राफ नहीं बढ़ रहा था, वो ग्राफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रमोद जी क्या कहेंगे? मैं तो कभी स्पीड हो गई आपकी हर बात का कदर। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कभी नहीं है, मैं अपनी बात रखनी चाहिए जी। कि हर तरह से बदल जहाँ तक ट्रैक्टर बिजली की बात, बहुत व्यवहारिक बात है। मतलब मैं किसान हूँ, ये तो व्यवसाय किसान भी होती मैं। किसान इस तरह के हैं, इस तरह किसान के बड़े हाँ जैसे ये है, हम दोनों ही जैसे हैं। मैं ये घटनी करता हूँ, मैं आपकी ये जी बहुत बड़ी जी इसी पर तो मैं इनको किसी को भी जी तो बिचले हैं सबसे ज्यादा। पहले हमारी गाय के पशु आधारित थे, बैल आधारित। अब मैं बहुत बड़ा किसान हूँ, एक परिवार में जिले में 2-4 किसानों में जितनी जमीन मेरे पास, मैं चले नहीं करता तो 4-50 लोग सकते हैं मेरे क्योंकि किसी ने भाई मुझे ले रखी हो टैक्स बचाने की बात शुरू कर रहा है, खेती आधारित लोग उसमें जो है मेरी स्थिति ये है कि अब अब व्यवसायिक लोग आ गए हैं। मैं हूँ, मेरे यहाँ थ्रेसिंग के लिए मशीन नहीं है, जो गेहूँ करते हैं तो मैं किराए वाले को बुलवा देता हूँ, ट्रैक्टर अपनी थ्रेसर मशीन लेके आता है। 10% किसानों का थ्रेसिंग किराए के ट्रैक्टर वाले को। अब वो जो ट्रैक्टर खरीद रहे हैं वो खरीद रहे हैं तो 2 बीघे जमीन से किसानों का लोन या लोगे जो उसको व्यवसाय के काम में ला रहे हैं खेती को। अब लोगों ने अपने ट्रैक्टर रखने बंद कर दिए। अब तो जो काम कर रहे हैं उनके काम जहाँ दूसरी चीज आपने की बताई 840 को करना है तो 2011 में आया था, मोदी जी 14 में आए, जिसका 90 तो कुंटल तक का एवरेज। आज तो बीमार हो जाओगे, नहीं भी जागे। आपने क्या किया? आपने खाद पर राशनिंग कर, राशनिंग है खाद में। आपको मैं तो कॉर्पोरेट सोसाइटी से लेता हूँ, वरना सोसाइटी से लेता हूँ, बट मैक्सिमम जमीन मेरे नाम है, इससे ज़्यादा हो ही नहीं सकती। आज फ्री खाद नहीं है, यूरिया हो, DAP हो, NPK हो, राशनिंग कर गया, अवेलेबल नहीं है। और जो कट्टा NPK का नाइट्रोजन फॉस्फोरस
जो कट्टा 800 रुपए का था 2200 रुपए का। यूरिया छापे लगेंगे, परसों ही कहा नरेंद्र तोमर जी ने, उन्होंने उनके स्टेट मिनिस्टर ने छापे लगेंगे जो किसान ज्यादा खाते जाओगे छापे। बिजली की आपने बात हुई, मैं चैलेंज करता हूँ आपके लोक न्यूज चैनल के माध्यम से 2017 में उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार थी, 2017 से आज 23 है, अगर एक भी बिजली उत्पादन का कारखाना यूपी में लगा हो, जिसका काम करना शुरू हुआ 17 तोड़े के आखिर। मैं आंकड़ों इधर 3 बार रिपीट किया, असेंबली में नहीं दे सकते होगी ये बात। एक और चीज में आपने मुझे कहा है, पिछली असेंबली में प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने घोषणा की असेंबली में बजट सेशन में कि किसानों की ट्यूबवेलों की इंजीनियरों माफ कर दी, आज तक हुई है, कनेक्शन कट रहा है। तीसरी चीज पेमेंट की, ये आप उठा दें, अकेला बुढ़ाना मिलनी, शामली, ऊन, थाना भवन, गागलेडी, गलियाखेड़ी, किनोनी, रमाला, इसमें फर्क मोदी नगर, है। बेदी जी ने सिर्फ मुजफ्फरनगर देने की बात की। मुजफ्फरनगर में बुढ़ाना का मत अब बुढ़ाना का आज तक किसी बताया नहीं हुआ। और यहाँ भी सुन लो, मोड़ना किसका मिलेगी 10% पूरी होगी तो जो ये कि हमें इनकी पार्टी शुरू करनी, अगर 10% पेमेंट मोड़ना की जाओ कल बता दियो मुझे, मोड़ना इनका बिल है कोऑपरेटिव बिल, किसान खेती पर ना हो, आपकी डिबेट 4 घंटे भी चला सकता हूँ खेती पर। चलिए हमारे समाचार संपादक धर्मेंद्र मोहन गुप्ता जी के पास आता हूँ, फिर इसको विराम देते हैं। एक सब्जेक्ट पे जरा सा मैं बोलूं। जी 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 बताएं। जनरेशन पर बेदी जी ने जो कहा, शायद ताजे आंकड़े इन्होंने नहीं देखे होंगे। पिछली बार तक 2021 का जो सर्वे हुआ उसमें हमारी न्यू जनरेशन जो पैदा हुई मोहम्मदन की थी 4 पॉइंट कुछ, हिंदुओं की थी 3 पॉइंट कुछ, हमारी घटी है 1% के करीब, उनकी घटी है 2 पॉइंट कुछ के। और 23 से अब जनरेशन बढ़नी बंद हो गया और आने वाले 20 साल में अगर यही रहा तो आप 90 करोड़ रुपए डालेंगे 140 से, और यंग लोग जो होगा वो आने वाला कम हो जाएगा। अब तो आपको माँ बाप रखने वाली हो गई, उसके बाद आपको दादा बाप भी 3 पीढ़ी रखने पड़ेंगे। तो ये विषय भी सोचने वाला है। और न्यू जनरेशन जो है वो प्रोडक्शन एक बात बढ़ा दूं, मैं जनसंख्या बढ़ने के पक्ष में नहीं हूँ, लेकिन दुनिया के जो सबसे घनत्व वाले जनसंख्या वाले देश हैं कौन सा आ गए? जापान। फर्स्ट थिकली पॉपुलेटेड कंट्री जापान, फर्स्ट इंडोनेशिया, बांग्लादेश, हमसे जीडीपी कितनी आगे पहुंची, जनसंख्या घनत्व हम तक बेटा है, उसकी तरक्की करके नहीं क्या जनसंख्या बढ़नी चाहिए, उसकी तरक्की करके जो जनसंख्या घनत्व हम तक नहीं जाते। और इनका आंकड़ा सेंट्रल गवर्नमेंट का एक योगेंद्र जी ने मुस्लिम से हिंदू जनसंख्या बढ़ी है, इनका आंकड़ा नहीं कह रहा। धर्मेंद्र मोहन गुप्ता जी आपसे बस यही कि पक्ष और विपक्ष की बहस में आम जनता को नुकसान क्यों पहुंच रहा है? देखिए, पक्ष और विपक्ष तो था, है और भविष्य में रहेगा। कहा भी गया है कि लोकतंत्र वहीं मजबूत होता है जहाँ मजबूत विपक्ष। मेरी इस बात से तीनों मेहमान भी इत्तेफाक रखते हैं कि विपक्ष के लिए विपक्ष का होना भी बहुत जरूरी है। तीनों मेहमानों ने बहुत अच्छी बात रखी, बहुत अच्छी डिबेट हुई। तो इसका लब्बोलवाब यही निकलता है कि इंडिया हो या भारत हो, हम अंग्रेजी में इंडियन बोलते हैं या बोलचाल की भाषा में इंडियन बोलते हैं, और वैसे तो हम अपने आप को भारतीय ही कहते हैं। पर मोदी ने जैसे कहा कि संविधान में स्पष्ट है, इंडिया शैल बी नो भारत शैल बी नोन एज इंडिया। तो उसमें कहा भी गया है कि इंडिया और भारत में कोई भेद नहीं है, इंडिया का पर्यायवाची भारत है, लेकिन इंडिया पर ज़्यादा जोर दिया गया है। बाबा साहेब ने भी संविधान में इंडिया ही लिखा, शायद वो भी पक्का रहे होंगे भारत के, लेकिन बाबा साहेब ने भी इंडिया ही लिखा। नहीं, दोनों इंडिया पहले इंडिया लिखा ना, जोर तो इंडिया को दिया है। तो तीनों मेहमानों से बात हुई,
स्वस्थ माहौल में बात हुई, सभी ने अपनी अपनी बातें रखी। इत्तेफाक और ना इत्तेफाकी तो हो जाती है, लेकिन दीपक डिबेट अच्छी रही और सभी मेहमानों का मेरी तरफ से आता है। बिल्कुल, मैं प्रमोद त्यागी जी सपा से वरिष्ठ नेता हैं, उनका स्वागत करता हूं। धन्यवाद आपका सर, हमारे साथ जुड़े आप। सुदर्शन सिंह बेदी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और योगेंद्र शर्मा जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और दो टूक डिबेट में, आज बिग डिबेट में जो चर्चा हुई है, इसमें क्या कुछ हमारे मेहमानों ने कहा है, क्या कुछ पक्ष विपक्ष पर लेकर इसमें चर्चा हुई है। समाचार संपादक हमारे साथ धर्मेंद्र मोहन गुप्ता जी जुड़े हुए थे, क्या कुछ उन्होंने कहा वो सब आपने सुना। नई डिबेट के साथ, नए मुद्दे के साथ हम फिर जुड़ेंगे आपके साथ। देखते रहिए अभी तक इंडिया की खास पेशकश दो टूक, क्योंकि जहां मुद्दा होगा वहां हमारा दो टूक कार्यक्रम होगा, जिसमें जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए दो टूक कार्यक्रम अभी तक इंडिया पर। नमस्कार।